Hi guys, welcome to चेतन भारत लर्निंग। इन सीरीज ऑफ वीडियोस में अगली कुछ वीडियोस में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंडिया अंडर द कंपनी रूल। तो गाइस मतलब हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं यूजुअल सी हमारी टेंडेंसी होती है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 से मॉडर्न स्टार्ट हुआ है। अरे भाई, अगर इंडिया के लोगों ने रिवोल्ट किया है तो वो रिवोल्ट किसी सोशो पोलिटिको या इकोनॉमिक वैक्यूम में थोड़ी हो गया, उसका कुछ बैकग्राउंड रहा होगा। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया की कंक्वेस्ट की तो उसके बाद उन्होंने किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश किया, किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट की, किस तरह की सोशल पॉलिसीज या डेवलपमेंटल पॉलिसीज अडॉप्ट की, जिन पॉलिसीज ने इंडिया के लोगों को इतना ऑप्रेस कर दिया, इतना दुखी कर दिया कि वो दे रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इस चैप्टर में हम यही स्टडी करने वाले हैं कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल ऑन इंडिया। अब इस इम्पैक्ट के हम वेरियस एस्पेक्ट्स देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव या कॉन्स्टिट्यूटिव पॉलिसीज कि किस तरह का उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया, एंड इस दौरान मतलब कंपनी रूल के दौरान कंपनी का क्राउन के साथ क्या रिलेशन रहा। देन हम इनकी एग्रेरियन पॉलिसीज देखेंगे कि किस तरह के से उन्होंने हमारे इंडिया के जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल रिलेशन थे उसको ऑल्टर किया, किस तरह से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, क्या नई कल्टीवेशनल टेक्निक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस की। देन हम ब्रिटिश कमर्शियल पॉलिसी देखेंगे। कमर्शियल पॉलिसी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली ट्रेड करने के लिए आई थी, तो किस तरह से वो ट्रेड कर रही थी एंड ट्रेड करने के साथ साथ वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा था उसका। तो कमर्शियल पॉलिसी एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसके बाद हम कुछ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स देखेंगे कि कंपनी रूल में क्या से के नई प्रोग्रेस वगैरह हुई है, रेलवेज डेवलप हुई हैं, कैनाल्स डेवलप हुए हैं, पोस्टल सिस्टम डेवलप हुआ, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हम स्टडी करेंगे एजुकेशनल एंड सोशल पॉलिसीज कि किस तरह से उन्होंने मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस की एंड इंडियन सोशल कस्टम्स में भी से इंटरवीन करना स्टार्ट किया, सोशल रिफॉर्म्स करने स्टार्ट किए। लेकिन यही सारी चीज़ें, यही डिफरेंट पॉलिसी, चाहे वो कमर्शियल पॉलिसी है, एग्रीकल्चरल पॉलिसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, एजुकेशनल पॉलिसी है, all these things would ultimately lead to oppression of the Indian people, and this oppression of Indian people would ultimately express itself in the form of revolt of 1857. So let us start our chapter with the administrative and constitutional policies of the British. So कहानी बंगाल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद ब्रिटिश को बंगाल में ही दीवानी राइट्स मिले थे। अभी बाकी पार्ट ऑफ इंडिया तो कंकर ही नहीं हुआ है, वो मद्रास एंड बॉम्बे वाली जो प्रेसिडेंसीज है लगी हुई हैं कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया में। इन दी मीनवाइल बंगाल में क्या पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ। हमें पता है कि बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मुगल एम्परर शाह आलम टू ने कंपनी को दीवानी राइट्स ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा दिए थे। बंगाली दीवानी राइट्स क्या हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट, कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है। एक वो लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, डिफेंस प्रोवाइड करती है, एंड बदले में वो रेवेन्यू कलेक्ट करती है, टैक्स कलेक्ट करती है। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इज दी निजामत फंक्शन, वाइल दी रेवेन्यू कलेक्ट करना इज दी दीवानी फंक्शन। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गई, लेकिन निजामत राइट्स नहीं मिली। निजामत राइट्स कंटिन्यू टू बी विद द नवाब ऑफ बंगाल। अब इससे क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव जो कि कंपनी के टॉप मोस्ट सर्वेंट थे बंगाल में, उन्होंने बंगाल में एक डुअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर ली, विच वॉज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस कि कंपनी रेवेन्यू कलेक्शन देखेगी वाइल नवाब ऑफ बंगाल का एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा। आप इस सिचुएशन का कि वो देखो beauty from the point of view of British and say के disadvantage from the point of view of Indians.
कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, कंपनी, जो पैसा कलेक्ट करने की अथॉरिटी रखती है, रेवेन्यू कलेक्ट करने की अथॉरिटी रखती है, लेकिन बदले में इन्होंने कोई काम नहीं करना। बल्ले बल्ले बस पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मर्जी ये स्पेंड करें। उसी पैसे का रादर ये इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया की कंक्वेस्ट करने में। ऑन दी अदर हैंड, नवाब ऑफ बंगाल, इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, डिफेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है। हाउ कैन यू like do all these things if you don't have control over the purse, if you don't have control over the money? तो इस डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल से क्या हुआ कि देयर वाज कंप्लीट मॉल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। अटर कैओस हो गया, फेमाइन्स आने स्टार्ट हो गए, जिसमें 1/3 1769 में एक ऐसा फेमाइन आया जिसमें 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल पेरिश हो गई। अब कंपनी को लगा कि इस सिस्टम, जो कंपनी के जो हेडक्वार्टर्स थे लंदन में एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको लगा कि ये हो क्या रहा है, इतना रिच प्रोविंस है बंगाल, फिर भी यहाँ पर मॉल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो फंडामेंटली रॉन्ग है विद द कंपनीज पॉलिसीज इन इंडिया। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट इंटरवीन करती है, ये कंपनी को बोलती है बाय पासिंग अ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये वो पहला एक्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट का जिसने कंपनी के अफेयर्स को इंडिया में रेगुलेट करने की कोशिश की। ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या कहती है? कहती है कि भाई, हमें पता है कि क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में आपको मोनोपोली राइट्स दिए थे कि ईस्टर्न एरियाज में जितना भी ट्रेड है वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। मान ली हमने ये बात, लेकिन क्या तुम्हें ये प्रिविलेज भी दिया था कि तुम वहां जाके रूल करना स्टार्ट कर दो? ये तो नहीं दिया था। तो अब हम इन्हीं रिलेशंस को रीडिफाइन करते हैं, इन्हीं रिलेशंस को रेगुलेट करना चाहते हैं कि एज फार एज योर कमर्शियल प्रिविलेजेस आर कंसर्न्ड, वो आपके पास वैसे ही इंटैक्ट रहेंगे, लेकिन एज फार एज द इशू ऑफ सोवरेनिटी इज कंसर्न, कि तुमने जो एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है इंडिया जाकर, वहां पर तुम पॉलिटिकल अथॉरिटी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी है तुमने, उसके ऊपर तुम सॉवरन लॉर्ड नहीं हो। ऐसा नहीं है कि अब तुम इंडिया के राजा बन गए हो। सॉवरेनिटी किसकी रहेगी? वो ब्रिटिश क्राउन की रहेगी। वो ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू वो सॉवरेनिटी एक्सरसाइज करेगा। तो सबसे पहला इशू जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने सेटल किया, दैट वाज द इशू ऑफ सॉवरेनिटी। इट असर्टेड द राइट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर द टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है जी। अब दूसरी चीज, अब इसकी कॉरलरी क्या आती है? ब्रिटिश पार्लियामेंट किस तरह से पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करने को डिसाइड करता है? वो कहते हैं कि जो डुअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की है क्लाइव ने, दिस डुअल गवर्नमेंट इज डिस्पेंस्ड अवे। इसकी जगह पे कंपनी अपना डायरेक्ट कंट्रोल एक्सरसाइज करेगी। किस तरह से एक्सरसाइज करेगी? नाउ द कंपनीज गवर्नर इन बंगाल, उसे डेजिग्नेट कर दिया, उसे एक हायर ऑफिस दे दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, खुद नहीं। उसको दिया था एक काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। तो गवर्नर जनरल असिस्टेड बाय एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स वुड नाउ एडमिनिस्टर बंगाल। अब फर्स्ट गवर्नर जनरल इसी प्रोसीजर के तहत अपॉइंट किए गए थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स इसी पॉलिसी को आगे ले जाते हुए काफ़ी सारे इंडिया में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के रिफॉर्म्स हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले अब देख लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट और क्या कह रहा है। पहले सॉवरेनिटी का मुद्दा इसने सॉल्व कर दिया, दूसरा इसने डायरेक्ट डुअल गवर्नमेंट अबॉलिश करके डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश कर दी। फिर तीसरी बात, हमने कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया वाली वीडियोस में देखा है कि 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, एक बंगाल, एक कलकत्ता, एक मद्रास, एक बॉम्बे। तीनों प्रेसिडेंसी टाउन्स प्रेटी मच इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर डेवलप हुए हैं, सीधा लंदन को रिस्पॉन्सिबल थे। मतलब मद्रास वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कलकत्ता, बॉम्बे वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मद्रास। तीनों प्रेसिडेंसी टाउन्स डायरेक्टली लंदन को रिपोर्ट करते थे, कंपनी हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करते थे। अब
एज फार एज दी पोलिटिकल अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आर कंसर्न, तो रेगुलेटिंग एक्ट कहता है कि वी विल हैव अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। जो प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास हैं, दे विल बी सबॉर्डिनेटेड टू द प्रेसिडेंसी ऑफ कैलकाटा। बंगाल को सुपीरियर बना दिया, बॉम्बे एंड मद्रास को इन्फीरियर बना दिया, स्पेशली इन द मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। लेकिन ये वाला जो प्रोविजन था इतना वेल डिफाइंड नहीं था, तो इससे काफ़ी फ्रिक्शन पैदा हुआ बिटवीन दी थ्री प्रेसिडेंसी टाउन, जो कि बाद में रिमूव किया जाएगा। लेकिन बिगिनिंग्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग एंड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग। जो लास्ट इन्होंने एस्पेक्ट जिसके ऊपर बात की वो थी कि कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वो प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज नहीं करेंगे। ये तो शुरू से ही मुद्दा चलता आ रहा है। नवाब्स ऑफ बंगाल भी इसी बात से परेशान थे कि जो भी प्रिविलेजेस दिए गए हैं, राइट्स दी गई हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई हैं, कंपनी के प्राइवेट सर्वेंट्स को नहीं दी गई हैं। अब मैं कंपनी का प्राइवेट सर्वेंट अपना पर्सनल ट्रेड कर रहा हूँ, अपना पर्सनल कमर्स कर रहा हूँ, यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, दिस थिंग इज़ नॉट अलाउड। तो कंपनी सर्वेंट्स को बोला कि यू विल नॉट इंडल्ज इन प्राइवेट ट्रेड एंड यू विल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट्स AKA ब्राइब्स। मतलब वो होती ब्राइब्स थी, वो बोल देता है कि गिफ्ट मिले हैं, तो आप गिफ्ट्स भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, ब्राइब्स भी एक्सेप्ट नहीं करोगे एंड प्राइवेट ट्रेड में भी इंडल्ज नहीं करोगे। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने की, एक सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा इस्टेब्लिश की। अब आइडिया तो था कि एक जुडिशियल अथॉरिटी क्रिएट की जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा की ज्यूरिसडिक्शन अच्छे से डिफाइन नहीं की, जो कि आगे जाके रिजॉल्व की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा एस्टेब्लिश की गई थी विद 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। तो एज अ रिजल्ट सर एलिजा इम्पे, आप नाम याद रखेंगे, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सर एलिजा इम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट। ये डिफरेंट प्रोविजंस थी रेगुलेटिंग एक्ट की, जिसने कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने की कोशिश की। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस के तहत जो फर्स्ट गवर्नर जनरल होते हैं, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का पीरियड इज फुल ऑफ रिफॉर्म, 1772 से लेके 1785 तक उनका रीन रहा है, तो इट इज़ फुल ऑफ रिफॉर्म्स। किस तरह के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं? हमने रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा कि कंपनी ने बोला कि हम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बनाएंगे, कि अब दीवानी एंड निजामत वाला सिस्टम हो चुका है ख़त्म, कंपनी खुद एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करेगी, रेवेन्यू भी कलेक्ट करेगी एंड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगी, दोनों फंक्शंस करेगी। तो किस तरह से ये फंक्शंस करने थे, वॉरेन हेस्टिंग्स डिसाइड करते हैं। वो क्या करते हैं, पूरे प्रोविंस को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे आज भी हमारी स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। एवरी डिस्ट्रिक्ट वॉज टू बी हेडेड बाय अ यूरोपियन कलेक्टर। जो ऑफिसर, आप सब IAS बनना चाहते हो, DC बनना चाहते हो, IAS में भी टू बी प्रिसाइज, तो ये डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो ओरिजिन है ये वॉरेन हेस्टिंग्स से होती है। कि डिस्ट्रिक्ट में सबसे जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है उसको वॉरेन हेस्टिंग्स टाइटल देते हैं कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, DC। कलेक्टर का मेन काम क्या है? अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टर ये कुछ कलेक्ट कर रहा है। क्या कलेक्ट कर रहा है? रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है। तो कलेक्टर इज सपोज टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द पीपल, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद इन हिज डिस्ट्रिक्ट। किस तरह से करेगा? विद द हेल्प ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। यही नहीं, इसके साथ एक और चीज़ जो वॉरेन हेस्टिंग्स करते हैं, जो एक अथॉरिटी वॉरेन हेस्टिंग्स अपने कलेक्टर्स को देते हैं, कि वो जस्टिस भी डिस्पेंस कर सकते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स बनाए, एक निजामत अदालत, एक दीवानी अदालत। टर्म्स अभी वही रखे हैं। निजामत अदालत मतलब क्या? जो क्रिमिनल जस्टिस प्रोवाइड करती है, एंड दीवानी अदालत जो सिविल जस्टिस प्रोवाइड, सिविल कोर्ट्स एंड द क्रिमिनल कोर्ट्स। द दीवानी अदालत्स दे वर टू बी हेडेड डायरेक्टली बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, जो कि कलेक्टर्स को असिस्ट करने के लिए लोकल मौलवीज या पंडित्स होते थे। एज फार एज द क्रिमिनल कोर्ट्स आर कंसर्न, क्रिमिनल कोर्ट्स कंटिन्यू टू बी हेडेड बाय काजी या मुफ्ती, बट दे वर अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ कलेक्टर।
जो सिविल कोर्ट है, दीवानी अदालत है, वो कलेक्टर डायरेक्टली हेड कर रहा है। जो क्रिमिनल कोर्ट है, निजामत अदालत है, वो कलेक्टर सुपरवाइज कर रहा है, लेकिन उसे हेड कर रहे हैं काजी। तो कलेक्टर आप देख रहे हैं कि लिंच पिन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बन चुका है एट द लोकल लेवल, कि लॉ एंड ऑर्डर भी वही प्रोवाइड कर रहा है, रेवेन्यू भी वही कलेक्ट कर रहा है, एंड जस्टिस भी वही डिस्पेंस कर रहा है। तो सच वर द रिफॉर्म्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स एज फार एज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न। लेकिन अभी भी एक मुद्दा अनरिजॉल्व था कि ये जो कोर्ट्स इस्टेब्लिश की हैं, ये कोर्ट्स किस तरह के लॉज को इम्प्लीमेंट करेंगी। क्या ब्रिटिश लॉ इंडिया में इंट्रोड्यूस होगा या इंडियन लॉज कंटिन्यू होंगे, जो पहले से इंडिया के लॉ चलते आ रहे हैं, हिंदू लॉज, मुस्लिम लॉज, वही कंटिन्यू करेंगे। तो अभी वॉरेन हेस्टिंग्स डिसाइड करते हैं कि टाइम नहीं हुआ है कि ब्रिटिश लॉज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए, वही जो ट्रेडिशनल लॉज ऑफ इंडिया वो कंटिन्यू किए जाएंगे। सिविल मैटर्स में हिंदूज के ऊपर हिंदूज का लॉ अप्लाई होगा, मुस्लिम्स के ऊपर मुस्लिम्स का लॉ होगा, एंड क्रिमिनल मैटर्स में जो भी अभी तक प्रोविजन चल रही ट्रेडिशनल लॉ ऑफ इंडिया ही एप्लीकेबल होगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। यहाँ तक तो बात समझ आती है कि क्योंकि वो इंडियन सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, उन्होंने ट्रेडिशनल लॉज ही कंटिन्यू कर दिए। लेकिन ये ट्रेडिशनल लॉज की बहुत डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस थी। कुछ लोग कहते थे कि लॉ ये है, कुछ लोग कहते थे कि लॉ ये है। अब पंडितों के बीच में ही आपस में कोई कंसेंसस नहीं था, मौलवीज के बीच में ही आपस में कोई कंसेंसस नहीं था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स इस बात से बहुत परेशान थे। तो वो क्या करते हैं, एक टीम कमीशन करते हैं, हेडेड बाय वन ऑफ हिज लेफ्टिनेंट्स एन हॉलहेड। इस टीम को ये इंस्ट्रक्शन होती हैं कि आप ट्रेडिशनल इंडियन लॉज को ही ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश लैंग्वेज में। पहले तो उन्हें रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे कि हमें पता होगी लॉ क्या है, एंड देन उन लॉज को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। इन लॉज को बोला गया जेंटू लॉज। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोर्ट्स तो इस्टेब्लिश की ही की, साथ साइड बाय साइड he also commissioned the translation of traditional Indian law into English. So this was the contribution of Warren Hastings. अब towards the end of Warren Hastings' reign, जब वॉरेन हेस्टिंग्स का पीरियड ख़त्म ही होने वाला था, कंपनी कहती है कि रिफॉर्म्स तो हमने काफ़ी इंट्रोड्यूस कर दिए, लेकिन अभी भी रिलेशन बिटवीन ब्रिटिश पार्लियामेंट कहती है कि अभी भी रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट इतना डायरेक्ट नहीं है। हमने कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट तो करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी भी तो कंपनी के अफेयर्स खुद ही कंपनी मैनेज कर रही है। हम तो डायरेक्ट नहीं कर सकते कंपनी को कि ये करो ये या ये ना करो। तो इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आता है एक और एक्ट, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है। द एक्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आफ्टर द रेन ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेन ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, पिट्स इंडिया एक्ट के मेन प्रोविजंस क्या हैं। काफ़ी पहली बात तो जद्दोजहद के बाद ये लॉ पार्लियामेंट में आया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत डिवाइडेड थी इस मुद्दे के ऊपर कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को हमने मैनेज करना है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के मेन प्रोविजंस क्या हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो प्रोविजन था वो था कि इसने कंपनी की पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ को सेपरेट कर दिया। कंपनी को बोला गया कि भाई आप ट्रेड करने के लिए इंडिया गए थे, आप ट्रेड करते रहो। आपकी एक बॉडी एग्जिस्ट करती है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को अब तक मैनेज कर रही थी। ये बॉडी को हम टच नहीं कर रहे हैं, ये बॉडी आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ उसी तरह से मैनेज करती रहे। लेकिन आप लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी एंगेज कर रहे हो आजकल, जो कि आप ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ के ऊपर कर रहे हो। तो उन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए हम एक और बॉडी बनाएंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 मेंबर्स होंगे, जिनमें से 2 ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। जो ब्रिटिश कैबिनेट है उसके मेंबर्स होंगे। तो इस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि हम कंपनी के अफेयर्स को डायरेक्टली मैनेज कर पाएंगे लंदन में बैठे हुए। इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन अभी कंपनी ही चला रही है। सो
पिट्स इंडिया ने एक और चीज़ की इसके साथ साथ, हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल को 4 मेंबर्स की एग्जेक्टिव काउंसिल मिली थी जिसकी मदद से उसने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो गवर्नर जनरल था उसके पास वीटो नहीं थी, एंड जो मेंबर्स ऑफ द काउंसिल थे वो खुद ही कुछ ना कुछ डिसाइड करके गवर्नर जनरल को लाइक ओवरराइड कर देते थे। अब इस बात से कंपनी बहुत परेशान थी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करती है कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो एग्जेक्टिव काउंसिल में होते हैं उन्हें रिड्यूस कर देती हैं। पहले 4 होते हैं रेगुलेटिंग एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में बचते हैं 3, कि कम मेंबर्स होंगे तो गवर्नर जनरल की अथॉरिटी थोड़ी सी इंक्रीज होगी। लेकिन अभी भी ये गवर्नर जनरल को वीटो नहीं देते हैं। तो प्रॉब्लम तो यही थी कि वो जो मेंबर्स ऑफ द काउंसिल हैं वो आपस में कोई कॉन्स्पिरेसी करके गवर्नर जनरल को ओवर पावर कर देते हैं, वो अभी भी वैसे की वैसी रही। तो इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट को अमेंड किया गया 1786 में। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, जिसका अमेंडिंग एक्ट आया 1786 में। इस अमेंडिंग एक्ट में गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई कि अगर तुम्हारी काउंसिल के मेंबर्स कुछ बोल रहे हैं, तुम उसे अग्री नहीं कर रहे हो, तो यू कैन वीटो दैट प्रोविजन, यू कैन डिसअलाउ दैट प्रोविजन। इसके साथ अमेंडिंग एक्ट में एक और स्पेशल चेंज किया गया। ये जनरल चेंज नहीं था, स्पेशल चेंज था, एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए किया गया। अगला जो गवर्नर जनरल आने वाले थे इंडिया में, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनके लिए ये स्पेसिफिक चेंज किया गया। उन्होंने कंडीशन रखी थी कि मैं इंडिया तभी जाऊंगा, ये काफ़ी लाइक एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से थे, ही वॉज क्वाइट हाई इन दी एरिस्टोक्रेटिक हरारकी। तो ये कंडीशन रखते हैं कि मैं तो इंडिया भाई तभी जाऊंगा गवर्नर जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने, अगर तुम मेरी एक शर्त मानोगे। वो शर्त थी कि कंपनी का जो गवर्नर जनरल इन इंडिया, गवर्नर जनरल इन बंगाल होगा एंड कमांडर इन चीफ होगा, दोनों पोस्ट को आप कंबाइन कर दो मेरे ऑफिस के अंदर। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट इस बात पे भी अग्री करती है। वो सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए कमांडर इन चीफ का ऑफिस, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी एंड गवर्नर जनरल के ऑफिस को कंबाइन कर देती है इनटू द ऑफिस ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दिस वाज पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया आते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया आके भी वॉरेन हेस्टिंग्स की तरह ढेरों सारे रिफॉर्म्स करते हैं। क्या हैं ये रिफॉर्म्स, अब हम उन पे आते हैं। तो हमने रेगुलेटिंग एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स, पिट्स इंडिया एक्ट एंड नाउ वी आर स्टडिंग द पीरियड ऑफ कॉर्नवालिस। ये देखते हैं कि कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वो काफ़ी करप्शन में डील कर रहे हैं, अभी भी वो ब्राइब्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, इवन दो पार्लियामेंट ने मना किया था। और नवाब्स भी तब से मना कर रहे थे, लेकिन कंपनी के सर्वेंट्स हमेशा से ही करप्शन में इंडल्ज कर रहे हैं। फिर इंडियन लोगों का काफ़ी ऑपरेशन भी हो रहा है। तो इस सिस्टम में वो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं, कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इनके एनालिसिस में प्रॉब्लम क्या थी लोकल लेवल पे, कि जुडिशियल फंक्शंस एंड एग्जेक्टिव फंक्शंस कंबाइंड इनटू द सेम ऑफिस थे। हम देख रहे हैं कि कलेक्टर जो था, जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलेक्टर अपॉइंट किया था, वो रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर रहा है, जस्टिस भी डिस्पेंस कर रहा है। अब इमेजिन अ सिचुएशन कि आपको सरकार से कोई प्रॉब्लम है, आपको सरकार के किसी ऑफिशियल से कोई प्रॉब्लम है, आपको कलेक्टर से ही कोई प्रॉब्लम है, आपके पास ऑप्शन क्या है, आप कोर्ट्स जाओगे एंड इमेजिन उस कोर्ट में वही कलेक्टर जज बन के बैठा हुआ है, तो क्या तो आपको जस्टिस मिलेगा। तो इट वॉज लीडिंग टू ऑपरेशन ऑफ द पीपल। कॉर्नवालिस क्या करता है, जुडिशियल फंक्शंस को एग्जेक्टिव फंक्शंस से सेपरेट कर देता है। कह रहे भाई कलेक्टर का काम है रेवेन्यू कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उसे पुलिस फोर्स की मदद लेनी पड़े, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़े, तो वो कर सकता है, लेकिन वो जस्टिस नहीं डिस्पेंस करेगा। इसके लिए क्या है कि एक सेपरेट कोर्ट्स बनेंगी, उन कोर्ट्स में सेपरेट यूरोपियन जजेस अपॉइंट किए जाएंगे, वो जजेस जस्टिस डिस्पेंस करेंगे। सो वो जो निज़ामत अदालत थी, दीवानी अदालत थी, वो सिस्टम कर दिया गया ख़त्म। उसकी जगह पे सिस्टम आया डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट हेडेड बाय अ यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट जज। निज़ामत अदालत अबॉलिश कर दी गई, उसकी जगह पे आया कोर्ट ऑफ अपील एट डिस्ट्रिक्ट लेवल हेडेड बाय अ यूरोपियन सेशन जज। तो सेपरेट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म हुआ कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स से।
एंड कलेक्टर जो था उसके पास अब सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की ड्यूटी थी। फिर दूसरा जो वो बड़ा रिफॉर्म करता है, वो जो करप्शन के कंटेक्स्ट में करता है, वो देखता है कि क्योंकि सर्वेंट्स ऑफ कंपनी के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं, इसलिए वो करप्शन कर रहे हैं। तो वो कहता है कि पहले तो मैं जो सर्विस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, एक कोवेनेंटेड सिविल सर्विस और एक अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विस। हायर सिविल सर्विस एंड दी लोअर सिविल सर्विस। हायर सिविल सर्विसेज में आप जाना चाहते हैं आज, तो उसकी बिगनिंग्स हुई है लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ। ये कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज जो कोवेनेंट में है, जो कंपनी जिन पोस्ट को ऑथराइज कर रही है, कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में वो सारी पोस्ट आती थी जिनकी एनुअल वर्थ 500 पाउंड से ज़्यादा है। इन कोवेनेंटेड सर्विस की जो पोस्ट पे सिर्फ यूरोपियंस ही अपॉइंट हो सकते हैं, एंड इनकी भी सैलरी ड्रास्टिकली इंक्रीज कर दी गई ताकि इनके पास कोई इंसेंटिव ना बचे करप्शन करने का। तुम्हारी खुद की सैलरी इतनी ज़्यादा है, तुम्हारे खुद के प्रिविलेजेस ही इतने ज़्यादा है, करप्शन करके क्या ही हो जाएगा। तो कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज एंड अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज बनाई, हायर एंड लोअर सर्विसेज बनाई। हायर सर्विसेज में पहली बात तो इसका क्राइटेरिया याद रखना है, जिस सर्विस की एनुअल वर्थ 500 पाउंड से ज़्यादा है, यहाँ पर सिर्फ यूरोपियंस अपॉइंट हो सकते हैं। इन लोगों की सैलरी ड्रास्टिकली इंक्रीज कर दी गई। ये लोअर सर्विसेज थी, यहाँ इंडियंस अपॉइंट हो सकते थे, इनकी जो सैलरी है वो उतनी नॉर्मल ही रखी गई जैसे पहली चल रही थी। तो ये 2 मेजर रिफॉर्म्स हैं जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किए। तीसरा जो कॉर्नवालिस ने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया वो अगेन इन दी ट्रेडिशंस ऑफ वारेन हेस्टिंग्स, ये लॉ को रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि जजेस को पता हो कि हमने कौन से लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। नाउ ये जो सिस्टम इस्टेब्लिश किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ये टूवर्ड्स दी एंड ऑफ द कंपनी रीन तक मोर और लेस ऐसे ही चलता रहा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं जो एग्जेक्टिव फंक्शन देख रहे हैं, जजेस हैं जो कि जस्टिस डिस्पेंस कर रहे हैं, टॉप पे गवर्नर जनरल बैठा हुआ है। लेकिन ये सिस्टम तो ऐसा कैसा चलता है। इसमें एक मेजर चेंज आया जो कि 1854 में आया। वो चेंज क्या था कि अभी तक क्या हो रहा है कि कंपनी के ऑफिशियल्स को लंदन से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, जो कंपनी के हेड क्वार्टर्स हैं वहाँ से कंपनी के ऑफिशियल्स अपॉइंट होते हैं, इंडिया आते हैं। तो कंपनी काफ़ी ना पेट्रोनेज देती होती थी कि जाओ चल हमारे जो रिश्तेदार वगैरह हैं या जान पहचान वाले हैं उनको हायर ऑफिसर्स बना के इंडिया भेज दिया। यहाँ पर चेंज क्या आता है 1854 में, like in the system established by Lord Cornwallis, instead of company appointing officers by patronage, अब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। ये सिविल सर्विसेज एग्जाम जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इसकी बिगनिंग्स कैन बी ट्रेस टू 1854। ब्रिटिश पार्लियामेंट ही रादर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में बोलती है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जो कि लंदन में कंडक्ट करवाया जाएगा। उस एग्जाम में जो मेरिट में आएगा वो इंडिया में सिविल सर्वेंट बन के जाएगा। बाकी कंपनी के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो जिसे चाहे अपना ऑफिसर अपॉइंट करते। तो दिस वॉज द सिस्टम, द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, जिसमें मोर और लेस कोई चेंज नहीं आया, ऐसे ही चलती रही हैं। लेकिन कॉर्नवालिस के बाद कंपनी और क्राउन के रिलेशनशिप में बहुत चेंज आया है। मतलब उसमें थोड़ी बहुत ट्वीकिंग्स होती रही हैं एंड रिमार्केबल चेंज था टुवर्ड्स द एंड ऑफ कंपनीज पीरियड। ये चेंज आया थ्रू सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स। चार्टर एक्ट्स क्या थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी को उसकी कुछ राइट्स, उसकी कुछ प्रिविलेजेस लिख के देती थी कि भाई ये चीज़ें आप कर सकते हो, ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो इन चार्टर एक्ट्स के थ्रू कंपनी एंड क्राउन के रिलेशनशिप में काफ़ी चेंज आया है। तो पहला जो चार्टर एक्ट आता है वो आता है 1793 में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ कॉर्नवालिस पीरियड। इस एक्ट में था क्या, ये एक्ट 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट को ही आगे लेके जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट ने सोवरेनिटी का मुद्दा सॉल्व किया था कि कंपनी जो है ब्रिटिश क्राउन की टेरिटरीज को इंडिया में मैनेज कर रही है, इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन कर रही है। अब
ये चार्टर कहता है कि आप ये चीज़ 20 साल के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। फॉर 20 ईयर्स यू कैन कंटिन्यू टू मैनेज इंडियन टेरिटरीज इन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन। मोर ओवर आपको हमने कुछ कमर्शियल मोनोपोली भी दी थी कि इंडिया का सारा ट्रेड आप मैनेज करेंगे, तो वो ट्रेड भी 20 साल के लिए आप मोनोपोलिस्टिक कंडीशंस में मैनेज कर सकते हैं, और कोई कंपनी इंडिया जाके ट्रेड नहीं करेगी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी। कितने टाइम के लिए? 20 साल के लिए। अब देख रहे हो धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, पहला ऐसा कुछ टाइम लिमिट नहीं था, अब टाइम लिमिट के साथ आया कि 20 साल तक तुम ऐसे मैनेज कर सकते हो अफेयर्स। फिर कंपनी के जो ऑफिशियल्स इन इंडिया हैं, यहाँ क्या चेंज आया? जैसे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली बात कर रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले भी कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। एज फार एज द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ कंपनी इन इंडिया आर कंसर्न, गवर्नर जनरल, गवर्नर, कमांडर इन चीफ, ऐसे जो सीनियर रिस्पॉन्सिबल पोजिशंस हैं, इन्हें ऐसा नहीं कि कंपनी अपनी मर्जी से अपॉइंट कर देगी, क्राउन से अप्रूवल चाहिए। क्राउन अप्रूव करेगा तभी गवर्नर जनरल अपॉइंट होगा, क्राउन अप्रूव करेगा तभी गवर्नर अपॉइंट होगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चेंज क्या आया? अब होम गवर्नमेंट, हम देख रहे हैं कि इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इंडिया से ही मैनेज नहीं हो रही है, लंदन में भी कुछ लोग बैठे हैं जो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स बैठे हुए हैं, फिर लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बैठा हुआ है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। तो होम गवर्नमेंट जो घर में जितने भी से के होम गवर्नमेंट में जितने भी बंदे बैठे हैं जो इंडिया के अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं, उनको सैलरी कौन देगा? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आप याद रखेंगे, ये बोलता है कि होम गवर्नमेंट के जो चार्जेस हैं इंडियन रेवेन्यू से मीट किए जाएंगे। इंडियन सरकार जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है उससे वो होम गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को पे करेगी। यही नहीं, इसके अलावा भी इंडियन सरकार अपने रेवेन्यूज का कुछ हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट को देगी। अब नाउ दिस वाज डायरेक्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ। एक तो वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थी जो एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू हो रहा है कि मैं मर्चेंट हूँ, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का मर्चेंट हूँ, कोई चीज़ है जो अदरवाइज 100 रुपये की है, मैं लोगों को ऑपरेस करके, जो आर्टिसन है बेचने वाला है, उसे ऑपरेस करके वो चीज़ 10 रुपये में ले लेता हूँ, तो सारा का सारा प्रॉफिट मैं कमा रहा हूँ। एक तो वो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही, एक डायरेक्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ है कि रेवेन्यू कलेक्ट किया था, इंडिया के लोगों ने दिया था इंडिया की सरकार को ताकि उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड किया जाए। सरकार क्या कर रही है? वो पैसा दे रही है ब्रिटेन को। तो चार्टर एक्ट से डायरेक्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट हो गया 1793 से। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1793 के 20 साल खत्म हुए 1813 में। इस चार्टर एक्ट में क्या मेन चेंज आया? ये कहते हैं कि एज फार एज द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इज कंसर्न्ड इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, तो इसी कंडीशन में ये रूल कंपनी 20 साल तक और कर सकती है। ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन ये इंडियन टेरिटरीज को 20 साल तक और मैनेज करेगी। लेकिन एज फार एज इट्स कमर्शियल प्रिविलेजेस आर कंसर्न, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट कमर्शियल प्रिविलेजेस को भी हिट कर रही है कि दोज कमर्शियल प्रिविलेजेस एज फार एज द मोनोपोली ऑफ ट्रेड इज कंसर्न, वो आज के बाद अबॉलिश हैं, सिवाय दो चीज़ों में, ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी। चाय में अगर आप ट्रेड कर रहे हो या चाइना के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, इसमें अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली है, लेकिन बाकी सारा ट्रेड है जो, चाहे वो इंडिगो का ट्रेड है, चाहे वो कॉटन का ट्रेड है, चाहे वो एग्रीकल्चरल ट्रेड है, चाहे वो से टेक्सटाइल्स का ट्रेड है बाकी सारे ट्रेड में कंपनी के पास कोई मोनोपोली नहीं है। अब ब्रिटेन के बाकी मर्चेंट्स भी, ब्रिटेन के बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट भी इंडिया आ सकते हैं एंड वो ट्रेड कर सकते हैं। फिर 1,00,000 रुपया ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी के बोलती है कि आप 1,00,000 रुपया एनुअली इंडिया की एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करोगे, एक सेपरेट फंड क्रिएट करोगे जिसे सिर्फ और सिर्फ आप एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करोगे। तीसरा ये बोलते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज दे वर अलाउड टू गो टू इंडिया एंड प्रीच क्रिश्चियनिटी। सो 3 इंपॉर्टेंट जो इसके प्रोविजंस हैं कि कंपनीज मोनोपोली इन जनरल ट्रेड वाज टेकन अवे एक्सेप्ट फॉर
दो चीज़ें, ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी। दूसरी बात ये बोलते हैं कि कंपनी 1 लाख रुपया एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करेगी। एंड तीसरी बात, क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन मिलती है कि वो इंडिया जाके क्रिश्चियनिटी प्रीच कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये 20 साल खत्म होते हैं इन 1833, तो एक और चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। यहाँ पर क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस होते हैं? हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी की कमर्शियल प्रिविलेजेस को हिट कर रही थी। मोनोपली, मोस्ट ऑफ दी मोनोपली तो छीन ही ली थी, सिर्फ चाइना ट्रेड एंड टी ट्रेड में बची थी। अब इस एक्ट में वो मोनोपली भी गई चली। अब कंपनी की के पास कोई कमर्शियल मोनोपली नहीं है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे ही एनी अदर कंपनी ऑफ ब्रिटेन, कोई भी कंपनी ऑफ ब्रिटेन इंडिया जाके ट्रेड कर सकती है, किसी भी कमोडिटी में ट्रेड कर सकती है। अब ये तो थी कमर्शियल प्रिविलेजेस की बात। व्हाट अबाउट द पॉलिटिकल अथॉरिटी? ब्रिटिश सरकार बोलती है कि आप 20 साल तक अगेन फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स यू कैन कंटिन्यू टू एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी, लेकिन इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन, वो जो पुराना रिलेशन चला आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या एक और चीज़ क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी कंट्रोल सा एस्टेब्लिश किया हुआ था इंडियन कॉलोनाइजेशन के ऊपर, इंडियन यूरोपियन सेटलमेंट्स इनटू इंडिया के ऊपर। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कहता है कि ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूरोपियन इमिग्रेशन टू इंडिया आर रिमूव्ड। They can come to India, they can settle in India, they can buy property in India. So it led to complete the Charter Act opened the doors for complete colonization of India. Next, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हमने रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था कि बंगाल के गवर्नर को सीनियर बना दिया था बॉम्बे एंड मद्रास से। उसे गवर्नर की जगह पे एडिशनल टाइटल भी दे दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 के एक्ट में। एंड लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या करता है? 1833 आते आते काफ़ी सारी टेरिटरीज ऑफ इंडिया ऑक्यूपाई हो चुकी थी। मद्रास, मैसूर वाला एरिया, मराठास की सारी डोमिनियंस ऑक्यूपाई हो चुकी थी, राजपूत्स के काफ़ी सारे एरियाज ले लिए गए थे। तो 1833 का चार्टर एक्ट कहता है नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल would be designated as Governor General of India. So उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक और प्रोविजन क्या थी कि ये जो गवर्नर जनरल होंगे ऑफ इंडिया, ही वॉज गिवन 1 एडिशनल मेंबर। अभी तक हमने पिट्स इंडिया एक्ट में देखा था कि गवर्नर जनरल एंड 3 मेंबर्स थे उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। 33 के एक्ट में एक और एडिशनल मेंबर, अ 4th मेंबर वॉज एडेड टू गवर्नर जनरल्स काउंसिल हु वॉज टू बी अ लॉ मेंबर। ही वॉज सपोज टू गिव प्रोफेशनल एडवाइस टू गवर्नर जनरल ऑन लॉ मेकिंग, कि किस तरह से लॉ बनाए जाने चाहिए, कौन से लॉज बनाने चाहिए एंड कौन से नहीं। एंड इस लॉ मेंबर के पास फुल अथॉरिटी नहीं थी, ये वोटिंग नहीं कर सकता था। एज फार एज वोटिंग वॉज कंसर्न वो अभी भी 3 मेंबर्स थे, गवर्नर जनरल एंड 3 मेंबर्स ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये जो चौथा मेंबर था लॉ मेंबर, ये सिर्फ एडवाइजरी कैपेसिटी में आया था। नाउ इस लॉ मेंबर के पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थे? चार्टर एक्ट बोलता है कि हम इंडियन लॉज को कोडिफाई करना चाहते हैं। अभी तक वॉरेन हेस्टिंग्स एंड कॉर्नवालिस ने जो किया था वो इंडिया के ट्रेडिशनल लॉज को ही कोडिफाई किया था। अब कहते हैं कि नहीं, अब वक्त आ गया है कि हम यूरोपियन लॉज, ब्रिटिश लॉज को इंडिया में इंट्रोड्यूस करें। आर्बिट्रेरी मैनर में भी हम लिख के बताएंगे कि ये लॉ है, ये लॉ आज से लागू होगा। तो ये कोडिफिकेशन ऑफ लॉज का काम दिया गया लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को। This first law commission of India was headed by again the law member of Viceroy's Council. कौन थे लॉ मेंबर? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, लॉर्ड मकॉले। लॉर्ड मकॉले वॉज द फर्स्ट लॉ मेंबर एंड ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन। इसी लॉ कमीशन ने, लॉर्ड मकॉले ने ही इंडिया के लॉज को कोडिफाई किया। आप IPC, इंडियन पीनल कोड का जिक्र अक्सर सुनते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, ये जो लॉ कोड्स हैं ये लॉर्ड मकॉले ने ही एंड उनकी टीम ने ही ड्राफ्ट किए हैं। 1833 में एक्ट आया था, 1837 तक ये काम हो गया था, लेकिन ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इन लॉ कोड्स को इम्प्लीमेंट किया गया
1857 की रिवोल्ट के बाद, जब क्राउन ने सारी अथॉरिटी अपने हाथ में डायरेक्टली ले ली. So the law member, a fourth member, was added to Viceroy's Executive Council without any voting rights. अब 20 साल खत्म होते हैं 1853 में. So we come to the Charter Act of 1853. इस चार्टर एक्ट ने क्या बोला है? बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया इस चार्टर एक्ट के साथ. वो था कि अभी तक हम देख रहे हैं कि कंपनी की पॉलिटिकल प्रिविलेजेस जो हैं कि कंपनी कैन रूल ऑन बिहाफ ऑफ क्राउन, वो 20-20 साल के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है हर चार्टर एक्ट में. यहाँ पे पार्लियामेंट क्या बोलती है कि कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन रूल तो कर सकती है इंडिया में, लेकिन अनटिल पार्लियामेंट प्रोवाइड्स अदरवाइज. जब तक पार्लियामेंट अपना मूड नहीं चेंज कर लेती. कोई 20 साल का टाइम नहीं दिया गया, कोई एज सच टाइम फ्रेम में नहीं बांधा गया कि इतने साल तक तुम इंडिया में रूल करोगे. जब तक पार्लियामेंट अपना मूड चेंज नहीं कर लेती, जब तक पार्लियामेंट कुछ और प्रोविजन नहीं बना देती, तब तक आप इंडियन टेरिटरीज को मैनेज कर सकते हैं. काफ़ी ड्रास्टिक चेंज था. और इसके साथ इम्पोर्टेंट चेंज क्या आता है, जैसा कि हमने देखा था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया. अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे चाहे अपने से इंडिया में सर्विस के लिए भेज देती थी, एक्सेप्ट फॉर दी सीनियर ऑफिसर्स. जैसे हमने देखा था कि गवर्नर जनरल को अपॉइंट करना है तो क्राउन से परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नर्स को अपॉइंट करना है तो क्राउन से परमिशन लेनी पड़ेगी. लेकिन अगर लोअर ऑफिसर्स को, डिप्टी कमिश्नर को भेजना है तो किसी को भी कलेक्टर बना के वो भेज देंगे जिनका उसे दिल करेगा. तो यहाँ पर चेंज क्या आता है कि ये पेट्रोनेज वाला सिस्टम हो जाएगा ख़त्म एंड मेरिट बेस्ड सिस्टम आएगा. merit based system on the basis of performance in a competitive exam to be held in London. ये एक चेंज आया. और एक और इम्पोर्टेंट चेंज क्या आया कि लॉ मेंबर वॉज मेड फुल मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. जो चौथा मेंबर था, अभी तक तो सिर्फ उसके पास एडवाइजरी रोल था, अब उसे वोटिंग राइट्स भी दे दी हैं इन दी वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. Last and the most important thing that this act did in a very fundamental manner, it was separation of executive and legislature. हमने देखा था कि 1793 में कॉर्नवालिस एक इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि कलेक्टर सिर्फ अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगा, जस्टिस नहीं डिस्पेंस करेगा. जुडिशरी के लिए, जस्टिस डिस्पेंस करने के लिए अलग से जजेस होंगे. ये एक्ट 1853 का एक्ट टॉप लेवल पे क्या करता है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. अभी तक क्या हो रहा था कि जो गवर्नर जनरल एंड उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो लॉ बना भी रही है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट भी कर रही है. ये चार्टर एक्ट क्या कहता है कि इम्प्लीमेंट तो अभी भी गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही करेगी, लेकिन लॉ बनाने के लिए हम एक वाइडर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं. वो वाइडर बॉडी क्या है? 12 मेंबर्ड काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल वुड बी क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ लॉ मेकिंग. इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की गई 12 बंदों की. इसमें कुछ बंदे तो पुराने वाले थे. गवर्नर जनरल ऑब्वियसली वाज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. उसके 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स, दे वर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दे वर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो. कमांडर इन चीफ, ही वॉज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो. इसके अलावा एडिशंस क्या हुई? एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, एक सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज. तो 2 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठेंगे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में. इसके अलावा उस पॉइंट ऑफ टाइम तक 4 प्रोविंसेस थे इंडिया में, कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस. नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश वाला रीजन है, अवध एंड आगरा वाला जो रीजन है. तो इन 4 प्रोविंसेस के 4 रिप्रेजेंटेटिव्स भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठेंगे. तो दिस 12 मेंबर्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ लॉ मेकिंग. कि लॉ बनाएगी ये काउंसिल, उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल हेडेड बाय गवर्नर जनरल. लेकिन अगेन गवर्नर जनरल को थोड़ी सी अथॉरिटी दी गई कि अगर आप इनके लॉ से खुश नहीं हो तो ऑफकोर्स यू विल हैव दी वीटो पावर. तो दिस वॉज द प्रोविजन ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1853.
इसके साथ हमारी सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रिटिश एग्रेरियन पॉलिसी पे मूव करेंगे कि किस तरह की रेवेन्यू सेटलमेंट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, परमानेंट सेटलमेंट, रियायतवारी सेटलमेंट एंड दी महलवारी सेटलमेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप कंटिन्यू करें इसे देखना। अब एक चीज़ मैं और आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो बताना चाहता हूँ कि हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि इतना भाषणबाजी की क्या ज़रूरत है प्रीलिम्स में, हमें डायरेक्टली फैक्ट्स क्यों नहीं बताए जा रहे हैं। रिगार्डिंग दैट, अगर हम फैक्ट्स को एज फैक्ट्स याद करेंगे तो मुझे लगता है कि उन्हें याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर हम फैक्ट्स को कंटेक्चुअलाइज करके याद करेंगे तो हमारा माइंड उन्हें इजीली रिकॉल कर पाएगा, हमारे माइंड में वो ज़्यादा अच्छे से स्टोर होंगे। एंड यूपीएससी का ट्रेंड भी कुछ ऐसा ही है कि वो डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछते भी नहीं है, कंटेक्चुअलाइज करके ही वो चीज़ें पूछते हैं। अगर हमें कंटेक्स्ट, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्लियर होगा तो फैक्ट्स हमारे लिए इजी भी होंगे रिकॉल करने, एंड हम कुछ इन्फ्रेंस से भी आंसर निकाल सकते हैं। So that's all from my side. In the next video, we are going to cover the British agrarian policy.